नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत में। इस वक्त हम मौजूद हैं नरेला में और हमारे साथ मौजूद हैं एक किसान नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दीप खत्री जी। तो जैसे कि जानते हैं कि किसान नेता हैं, तो सबसे पहला सवाल जो है किसानों के मुद्दों पर ही पूछा जाएगा, क्योंकि नरेला के पास ही सिंगू बॉर्डर है, जहां पर 1.5 से 2 साल हमने देखा कि किसानों का आंदोलन किस तरह चला था। और यहाँ नरेला में सबसे बड़ी समस्या भी किसानों को लेकर है, क्योंकि यहाँ पे भूमि अतिक्रमण का मामला हमेशा से गरमाया रहा है। तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को किस तरह से हैंडल कर सकती है आने वाले चुनावों में? जी नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। जैसा कि आपने बताया कि नरला विधानसभा है जो किसानों से हमारे यहाँ पे लगभग 36 गांव हैं और 36 गांव में लगभग अभी 24 गांवों में ऐसे है जो खेती अभी हम कर रहे हैं। तो दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड सबसे ज़्यादा नरला में है, फिर उसके बाद में बवाना, मुंडका, नजफगढ़, आउटर दिल्ली में अभी भी किसानों का कारोबार खेती है मेन। तो दूसरा आपने पूछा कि इस ज़मीन के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, तो ये मैं आपको कहूँगा जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे प्रॉपर्टी डीलर यहाँ पे आसपास में ज़मीन लेके किसानों से और वो फिर अपने प्लॉट काट के महंगे सस्ते गरीब लोगों को ही दे रहे हैं। तो आबादी तो बढ़ेगी तो प्लॉटिंग भी होगी। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे लाल पट्टी की ज़मीन भी रही है, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है नरेला क्षेत्र का, कि लाल पट्टी की ज़मीन पर अक्सर अवैध कब्जा होता है, मकाने बनते हैं, फिर वहाँ पे पीला पंजा चलता है और उस वजह से आम लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। देखिए दिल्ली की ज़मीन जितनी भी है वो एग्रीकल्चर लैंड कह लीजिए या ग्राम सभा की ज़मीन कह लीजिए या लाल डोरे की ज़मीन आप कह लीजिए, पहले अलग सिस्टम था। 2019 के बाद में केंद्र सरकार ने इस ज़मीन का मालिक डीडीओ को बना दिया है और डीडी अपने हिसाब से है जो जो भी यहाँ पे अवैध जो आप बता रहे हैं बिल्डिंग बन रही है या किसी की ज़मीन के ऊपर कोई प्लॉटिंग हो रही है, तो उसमें प्रशासन का पूरा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होता है। ये हमारी तरफ से तो यही है कि उसमें किसान को शायद पैसे मिलते हैं, किसान अपनी ज़मीन दे देता है। तो खेती में आज के टाइम में इतना मुनाफा नहीं रहा। जैसा कि आपको पता है 1.5 साल यहाँ पे आंदोलन भी चला और अभी भी आंदोलन चल रहा है, तो किसान खेती करके ज़्यादा खुश नहीं है, वो अपनी ज़मीन को उन्हें अपने दाव में बेच देता है। जी, जब किसानों की हम बात कर ही रहे हैं, तो जब हम दिल्ली आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को देखते हैं और तमाम चीज़ों को देखते हैं, बाकी नेताओं को देखते हैं, तो जी। ज़्यादातर मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं वो शहरी क्षेत्रों को लेकर किए गए हैं। नरेला के किसानों के लिए खास क्या वादा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? नरेला के किसानों के लिए नहीं, दिल्ली में जितने भी किसान हैं उनके लिए दो ही सरकार है जी दिल्ली में, एक तो बीजेपी है केंद्र में और एक आम आदमी पार्टी है। तो ऐसा कुछ स्पेशल दिल्ली में नरला के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पूरी दिल्ली में ये जरूर है कि हमारे जो मुद्दे हैं वो केंद्र सरकार से जुड़े हुए होते हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बहुत सारे ऐसे काम है जो दिल्ली सरकार कराना चाहती थी, नहीं करा पाई पिछले 10 सालों में, और आगे भी जैसा जैसा अभी हमें लग रहा है कि भाई क्या होगा, दिल्ली सरकार अपने काम करने की कोशिश करती है, लेकिन जमीन दिल्ली की एलजी के पास है, तो बहुत सारे विकास कार्य हमारे रुके हुए हैं। और जैसे कि हम बात करें कि अभी आम आदमी पार्टी से चर्चाएं चल रही थी कि दिनेश भारद्वाज को टिकट दिया जाएगा, लेकिन वापस से शरद चौहान को दे दिया गया। तो जो दिनेश भारद्वाज के समर्थक हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी को भी उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना पहले करते, या फिर वो नाराजगी अभी इस क्षेत्र में पनप रही है जिसका असर आम आदमी पार्टी पर हो सकता है? देखिए जब दिनेश भाई को टिकट मिलेगी, नहीं मिल चुकी थी और उन्होंने लगभग 40 दिन तक इसका प्रचार किया और प्रचार में हम भी साथ रहे उनके, घूमे भी, देखे भी, बहुत सारी समस्याएं भी देखी। कुछ समस्याओं का साथ के साथ में हमारी सरकार से हल कराने की भी कोशिश की, जैसे सीवरेज का था, कॉलोनियों का काम था। और जैसा कि आपने बताया कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप यही पूछना चाह रहे हैं। उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। हमारी सीट है, एक अच्छी सीट थी आम आदमी पार्टी की, और ये जो उठापटक हुई है पिछले दिनों में, उससे है जो लोग बड़े नाराज हैं, हमारे कार्यकर्ता भी और हमारे वोटर भी। क्यों 10 साल से, पिछले 10 साल से हमारे यहाँ पे शरद चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके काम को देखते हुए या उनकी जो लोगों से ना मिलने की क्षमता है उसको देखते हुए ही पार्टी ने उनका टिकट काटा था और दिनेश भारद्वाज को दिया था। दिनेश भारद्वाज जी अर्जुन अवार्डी हैं, कबड्डी टीम के कप्तान रहे और पिछले 40 दिनों में उन्होंने बहुत मेहनत की है, सारे गाँव में डोर टू डोर किया, पद यात्रा की, कॉलोनियों में गए, बहुत सारे ऐसे विकास कार्य थे जो हम न करना चाह रहे थे, रुके हुए थे, और वो अब कराए, उनके द्वारा दिनेश भाई ने कराए हैं। गौतम कॉलोनी में लगभग 22 करोड़ का फंड सैंक्शन कराया जो पिछले 10 सालों में नहीं करा पाए थे। तो हमने अपने निजी प्रयास से कोशिश की विधानसभा को बदलने की,
लेकिन अब जो आज के हालात हैं देखते हुए कि शरद चौहान को जैसे पार्टी ने टिकट दिया है, हमें नहीं लगता कि अब इस सीट को हम जीत पाएंगे। हमें लगता है कि हमने जीती हुई सीट को खो दिया जी। तो ये जो पार्टी की अंतर कला है, जैसा कि कांग्रेस में भी देखने को मिला, कई बार भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिला, आम आदमी पार्टी में भी इस बार काफ़ी देखने को मिल रहा है। चाहे आप देखिए कि अवध ओझा को जिस तरह टिकट दिया गया या फिर यहाँ पर शरद चौहान को दोबारा से चुना गया, तो इस अंतर कला का फायदा किसको सबसे ज़्यादा हो सकता है, भाजपा या कांग्रेस को? अब वो तो हमें पता नहीं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को जरूर हो रहा है कि भाई आपने या तो टिकट नहीं देनी चाहिए थी, और दी है तो कम से कम वो रिजल्ट कुछ भी रहता, परिणाम कुछ भी रहता, तो वो उन्होंने गलत किया है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता भी और हमारे वोटर सपोर्टर भी सब आहत हैं। तो उनकी नाराजगी है, और आगे जैसे जैसे चुनाव आएगा देखते हैं क्या होगा। अपनी तरफ से तो हर संभव प्रयास करती है जी, हर पार्टी करती है मनाने की, मनने की, कार्यकर्ता है भाई, नाराजगी तो होगी। जैसा कि अब पीछे 40 दिन के बाद में आप सोच के देखोगे, जिसने देश का नाम रोशन किया हो, जिसने भारत का नाम रोशन किया है पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को हराया था, और अर्जुन अवार्ड वैसे नहीं मिलता है। विधायक हो जाएगा, कोई पार्षद बन जाएगा, कोई राजनीतिक पद तो ले लेगा, लेकिन अर्जुन अवार्ड सबको नहीं मिल सकता। जैसे एक सैनिक देश के 36 बिरादरी का होता है, ऐसे एक खिलाड़ी 36 बिरादरी का होता है। तो इससे है जो हम लोग भी आते हैं, और हमारे कार्यकर्ता और हमारे संगठन के लोग भी बड़े आते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था पार्टी ने। बाकी इनका डिसीजन है पार्टी का, हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो सलाह ही दे सकते हैं जी। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि जब आप दिनेश भारद्वाज के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, आपने कई तरह की समस्याएं देखी हाँ जी। जो सीवियर को लेकर थी, और आम आदमी पार्टी के विधायक है शरद चौहान जी। तो पिछले 10 सालों में इन समस्याओं पर कितना काम हुआ, और अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है, शरद चौहान जीत जाते, तो एक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आप उनसे क्या कहेंगे, और जनता से जिस तरह के वादे आप लोगों ने किए थे अभी तक, उस पर किस तरह कार्य करेंगे? देखिए जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, दिल्ली में सरकार है, हमारी सरकार है, और 10 साल में है जो एक टीकरी खुर्द गांव है हमारे यहाँ पे, उस गांव का इतना बुरा हाल आप जाके देखो। और अब टीकरी खुर्द नहीं, हर गांव का देख लो आप, पल्लीपुर का देख लो, बूढ़पुर का देख लो, अनऑथराइज कॉलोनियों में काम हुआ है। और गांव रूरल जो बेल्ट है हमारी, किसानों की बेल्ट है, जो जिसको हम बोलते हैं कि गांव देहात जिसको बोलते हैं, उसमें जितना काम होना चाहिए था, दिल्ली सरकार तो पैसा दे सकती है, विधायक जी ने उस पैसे को कहाँ लगाया वो उनकी जिम्मेवारी है। दिल्ली सरकार ने खूब पैसा दिया, 2700 करोड़ रुपए दिया नरला विधानसभा को, लेकिन वो पैसा मेरे को ऐसा लगता है गलत जगह पे लगा है, और गांव का विकास नहीं हुआ है। हमारे गांव की नाली गलियां पिछले 10-15 सालों से, पहले भी कांग्रेस के टाइम से भी नहीं बनी थी, लगभग 20 साल से हमारे गांव में 36 गांव, आप भी पता कर लीजिए, उसमें इतना काम जितना होना चाहिए था हमारी सरकार होने के बावजूद उतना काम नहीं हुआ। उम्मीद है कि आगे हो जाएगा। हर गांव के पानी की निकासी नहीं है, 360 गांव है दिल्ली में, और ये मान के चलो कि हर गांव की एक ही जैसी समस्या है कि गांव में आबादी बढ़ रही है, लाल डोरा बढ़ा नहीं हमारा, और आबादी के साथ साथ है जो किराए पे और कोई तो साधन है नहीं किसानों का, तो उसमें है जो थोड़ा हमें लग रहा है कि सरकार हमारी थी 10 सालों में, हमें अच्छा काम करना चाहिए था गांव देहात के अंदर, उसमें हम थोड़ा अपने आप को ये मानते हैं कि कम काम हुआ है। जैसा कि अभी आपने खुद आरोप लगाया अपने ही प्रत्याशी के ऊपर, शरद चौहान जी के ऊपर, कि पैसा जो है गलत चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, तो और अवैध कॉलोनियों में विकास ज़्यादा हो रहा है, और बीजेपी आरोप लगाती है कि रोहिंग्या मुसलमानों को बढ़ाने में, यहाँ पे बसाने में सबसे ज़्यादा हाथ आम आदमी पार्टी का ही है। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने तो ये बताया कि हमारे विधायक हैं, हमारे पार्टी के हैं, और वो काम कर सकते थे, वो नहीं किया उन्होंने। हमने तो ये बताया, आरोप नहीं लगा रहे, हमें किसी के ऊपर आरोप लगाने की पावर नहीं है, हम तो कार्यकर्ता पार्टी के। लेकिन मैं, आप पूछ रहे हो तो फ्रैंकली मैं आपको कह सकता हूं कि जो काम करना चाहिए था वो काम गांव में नहीं हुआ। और रही बात ये आपने बताया, ये तो देखो केंद्र सरकार के अधीन है जी, हेलीकॉप्टर से तो कोई नरला में उतरेगा नहीं, आते तो बॉर्डर क्रॉस कर कहीं है ना, चाहे बांग्लादेश से आए चाहे पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान से वो महिला आई थी बच्चों को लेके, वो टीवी में खूब छाती रही, अरे हमारे देश में कोई घुसपैठ कर रहा है, गलत तरीके से घुसपैठ कर रहा है, तो उसका इलाज कौन करेगा? केंद्र सरकार। बॉर्डर किसके अधीन है? केंद्र सरकार के। तो ये तो चुनाव का मुद्दा है, चुनाव चल रहा है, अब यही चलता रहेगा। आप आरोप लगा रहे हो, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को आप कह रहे हो कि इंडिया के हो गए। आपने देखा होगा ना, बहन जी आई थी, कौन थी? सीमा हैदर जी। यहाँ पे मीडिया में चला रहे हैं, उसका पुरस्कार कर रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई आया। भाई वो भी पाकिस्तान से गलत तरीके से आए, जो बांग्लादेश से आए वो भी गलत तरीके से आए, तब दोनों का ही विरोध होना चाहिए। कोई भी आया हो और
लाने में ले जाने में दिल्ली सरकार का तो हाथ नहीं हो सकता, इतना आप भी मानते होगे। चलिए, तो जिस तरह उन्होंने सीमा हैदर का जिक्र किया कि जो रोहिंग्या मुसलमानों पर जो आरोप लगा रही है बीजेपी, और उन्होंने सफाई पेश की है। इसी के साथ नरेला में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा उठता है क्राइम का, जी, कि यहाँ पर क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उससे पहले कुछ दिनों के लिए बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार रही है, और आपने बचपन से नरेला को यहाँ पे जिया है, एक किसान नेता के तौर पर भी आप जी रहे हैं। तो अभी इन 10 सालों में क्राइम कितना बढ़ा है या घटा है, और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने क्या प्रयास किए हैं? देखिए जी, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, और दिल्ली में दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। जैसे डीडीए नहीं है, लैंड हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्राइम क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे है जो बहुत सारे कारण हैं, और इसमें दिल्ली सरकार का तो कोई हाथ हो नहीं सकता कि वो क्राइम बढ़ाएगी। इसको तो घटाने में तो हो सकता है। हम बार बार अर्जी लगा रहे हैं, सीएम साहब भी कह रहे हैं कि भाई ये क्राइम बढ़ रहा है, दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस के जो मालिक हैं वो एलजी साहब बीजेपी के हैं। तो 10 सालों से है जो आप देख ही रहे हो। 10 सालों में ये जरूर कह सकता हूँ, नरला का नाम पहले कभी इतना नहीं उछला जितना क्राइम के मामले में दिल्ली में, पूरी दिल्ली में मेरे ख्याल में नरला है जो सबसे ज्यादा क्राइम के मामले में आज के टाइम में लिया जाता है। हर क्राइम के बाद में टीवी में कोई न्यूज चलती है तो नरला का नाम जरूर जुड़ता है। तो ये दिल्ली पुलिस को रोकना था। और हमारे यहाँ पे आप खाली क्राइम नहीं, मैं आपको बताऊंगा, ये तो आपने बताया क्राइम हमारे यहाँ पे है जो अवैध दारू बेचने का धंधा, जमीन कब्जाने का धंधा, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे है जो सट्टा, खुलेआम सट्टा खिलाया जाता है। उसके पीछे कौन है? दिल्ली सरकार तो इसको रोक सकती है, लेकिन हमारे अधीन दिल्ली पुलिस भी नहीं है और जमीन भी हमारे अधीन नहीं है। ये तो आपको ही पता है। इसमें तो हम तो, दिल्ली सरकार तो क्या करेगी जी। चलिए, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक बड़ा सवाल ये है कि पूरी दिल्ली को मेट्रो सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन नरेला के लिए अभी तक मेट्रो आ नहीं पाई है, और लोग ऐसे आरोप लगाते हैं कि हमारे विधायक जो है ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा रहे। तो इस बार क्या अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनती है तो क्या नरेला की तरफ मेट्रो का विस्तार हो पाएगा? देखिए जी, दिल्ली में मेट्रो का काम है एक स्टेट नहीं करती, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों मिलके करती है। दिल्ली सरकार उसमें है जो अपना हिस्सा होता है उनका 40% का पेमेंट वो देती है। रूट बनाने के लिए है जो विधायक जी अर्जी दे देते हैं। तो जितना प्रयास होना चाहिए था, मेरे को नहीं लगा कि वो हो रहा है, लेकिन अब पता लगा कि रिठाला से दिल्ली तक की मेट्रो आ रही है, लेकिन उसका हमारे यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है। जब तक हमें जो मेट्रो जहांगीरपुरी से बादली जाती है, बादली वाली मेट्रो जब तक सिंघू बॉर्डर तक नहीं आएगी, जब तक इस हमारे को नरला को उस मेट्रो का फायदा नहीं मिलेगा। और दिल्ली सरकार का भी प्रयास रहा है। हम तो सबसे हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, नरला में इतने सारे फ्लैट बने हुए हैं डीडीए के, जितने भी प्रोजेक्ट था नरला का डीडीए का, सारा का सारा रद्द पड़ा हुआ है। तो इसमें केंद्र सरकार को भी आगे बढ़ के है जो कोशिश करनी चाहिए कि भाई यहाँ का विकास हो सके। नरला उपनगरी के नाम से जाना जाता है, पहले रोनी था, अब उसके बाद में नरला को डेवलप करने के लिए सबसे जरूरी है यहाँ बस अड्डा, कॉलेज, और जो डीडीए के फ्लैट बने हैं उनके रेट बहुत ज्यादा हैं, वो कम किए जाएं और मेट्रो जहांगीरपुरी वाली नरला तक आए, तभी नरला का विकास होगा और यहाँ क्राइम जो हो रहा है उसको रोका जाए। केंद्र सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको इसमें पार्टीबाजी ना करके इसको लोगों की जेन्युइन समस्या समझ के उसका हल करना चाहिए जी। तो जैसे कि आपने बात की नरेला के विकास की, तो मूलभूत सुविधाएं बढ़ाना, जैसे कि अस्पताल हो गए, स्कूल हो गया, सड़कें बनाना, मेट्रो का विस्तार करना, बस अड्डे खोलना, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि हमने तकरीबन 500 नए स्कूल बना दिए, हमने नए नए कॉलेज बना दिए, हम लगातार बसों का विस्तार कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार कर रहे हैं। तो क्या नरेला को आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ से कोई नया स्कूल, नया कॉलेज, नया बस अड्डा या इस तरह की मूलभूत सुविधाओं का फायदा हुआ है? नरला में जितने भी स्कूल हैं सारे के सारे नई बिल्डिंग बनी है। मेरे गांव में आप जाके देख सकते हो, टिकरी खुर्द में बिल्डिंगें तो नहीं बनी है, नए स्कूलों का बनना बने हैं जी। 27 सेक्टर में बिल्कुल डीडीए से जमीन दिला के, हमने ही दिलाई है वो भी जमीन, में बताऊंगा। हमारी एनजीओ है भगत सिंह यूथ ब्रिगेड, उनके प्रयासों से है जो 3 स्कूल नरला में नई जमीन लेके बनाए गए हैं और 2 स्कूलों का काम अभी भी चल रहा है और सारे स्कूलों की बिल्डिंग नई बनाई गई है। अब जाके आप देख सकते हैं जी। ठीक है। तो अभी जैसे हमने आपसे बात करी और जब क्राइम की बात कर रहे थे हम लोग, तो आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी नई और जब संघर्ष चल रहा था आम आदमी पार्टी का 2012-13 के दौरान, तो केजरीवाल जी ने भी
ये मुद्दा उठाया था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, जी। पर धीरे धीरे राजनीति में बदलाव आया केजरीवाल जी के भी, और कई चीज़ों की योजनाएं फ्री लागू की गई। तो क्या ये मुद्दा अब इस विधानसभा चुनाव में गौण हो चुका है? क्योंकि अब केजरीवाल क्या अब बाकी विधायक भी इस तरह के मुद्दों पर बोलना पसंद नहीं करते। देखिए जी, कोई भी राज्य है, चाहे उसका ट्रांसफर पोस्टिंग हो या उसका ट्रांसपोर्ट विभाग हो, तो वो सरकार के अधीन होना चाहिए। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, तो बहुत सारी पहले 3 चीजें ऐसी थी, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, यानी जमीन, पुलिस और प्रशासन, ये तीनों चीज हमारे हाथ में नहीं थी। पीछे सुप्रीम कोर्ट ने हमें बोला कि भाई इनके अधीन होने चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाई, उस लेवल पे हो नहीं पाई वो। और जमीन हमारे अधीन नहीं है, पुलिस हमारे अधीन नहीं है, इस वजह से बहुत सारी समस्या क्रिएट हो रही है। और बीजेपी जो है इसको अपना मुद्दा बनाए हुए है, क्योंकि उनके पास ही है सारी चीजें। चलिए, तो बहुत अच्छी बातचीत रही। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि इस समय आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शरद चौहान हैं, उनके सामने बीजेपी की तरफ से राजकरण खत्री जी हैं और कांग्रेस से अरुणा कुमारी हैं जी। इन तीनों में से कौन है जो शरद चौहान को टक्कर दे सकता है? देखिए, जो तो भाग्य की बात है, और लोग, मेरी वोट से तो कोई जीतता हारता है नहीं, लोग ही खुद इसका जवाब देंगे। इसमें तो मैं यही कह पाऊंगा, मैं अपनी पार्टी में हूं तो अपनी पार्टी के लिए बोल लूंगा। लेकिन यहाँ का तिकोणीय मुकाबला नहीं है, यहाँ आमने सामने की लड़ाई है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि भाई कैंडिडेट को लोग देख रहे हैं, कौन कैसा कैंडिडेट है, कैंडिडेट की छवि, कैंडिडेट का पिछले काम, उनके बारे में देखते हुए लोग वोट करेंगे। और हमें पूर्ण भरोसा है कि जो भी कुछ होगा यहाँ अच्छा ही होगा जी। तो आमने सामने की लड़ाई जैसा आपने कहा, तो किसके बीच में? आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, हाँ या जी। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के बीच में? नहीं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के, जैसे हम भी अब प्रचार कर रहे हैं और जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि भाई फाइट आम आदमी पार्टी और हाँ, बीजेपी के बीच और में। दूसरा इन दोनों के बीच में है जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, बहन जी हैं अरुणा जी, तो वो भी अच्छी है, पढ़ी लिखी हैं, तो लोगों का है जो ऐसे समाज से हैं, तो लोगों का झुकाव उस तरफ भी है। तो धीरे धीरे जैसा कि अभी 1 to 1 थी फाइट, अब तिकोणीय मुकाबला ये होने वाला है। और तिकोणीय मुकाबला होने के बाद तो फिर आपको पता ही है क्या होता है। नहीं, तो अभी जैसे कि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, और जी। उस बीच में जब इंडी गठबंधन बना, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और तमाम पार्टियां एक साथ आई बीजेपी को हराने के लिए। जी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो सबने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जी। तो क्या इसका नुकसान इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को या फिर कांग्रेस को देखने को मिलेगा, एक इंडी गठबंधन के रूप में जो एक मजबूत विपक्ष बन के उभर रहा था अभी तक? देखिए जी, पार्टी अब केंद्र में इन्होंने गठबंधन हमारा भी था, अब हरियाणा में है जो कांग्रेस ने हमारे साथ नहीं किया, दिल्ली में हमने उनके साथ नहीं किया। लेकिन अब प्रत्याशी उतारने का फैसला तो हर पार्टी का अपना है। और आपने देखा हुआ है, ऐसे तो इंडिया गठबंधन के साथ साथ जो बीजेपी का गठबंधन था, एनसीपी है जो उनके साथ वहाँ चुनाव लड़ी थी, शरद पवार जी की पार्टी, वो घड़ी के चुनाव चिन्ह पे वो दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। तो लोगों का अपना मत है, हर पार्टी अपने अपने आप को मजबूत करना चाहती है। और हमारे यहाँ पे भी जैसे कैंडिडेट हैं, तो उन कैंडिडेटों के बारे में भी 3 मेन कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ, बीजेपी, आम आदमी और कांग्रेस से। दूसरा, हमारे यहाँ बीएसपी का कैंडिडेट ही नहीं है, वो नॉमिनेशन उनका रद्द हो गया है। तो वो लोग भी सारे के सारे, जैसे हमने देखा कि वो पहले बीएसपी को सपोर्ट करते थे, तो हम भी जैसे सर्वे करते हैं, उनके पास जाते हैं, हम भी अपने लिए पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, तो वो सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अब की बार हम कांग्रेस की तरफ झुकाव उनका। तो वो लोग भी, अब तिकोना मुकाबला है, अब कड़ा मुकाबला है यहाँ हर पार्टी का। कोई ऐसी बात नहीं कि मैं आम आदमी पार्टी में हूं तो मैं अपनी पार्टी के बारे में कहूंगा, लेकिन एक जेन्युइन रिपोर्ट ही है नरला विधानसभा की, अरुणा जी भी फाइट अब दे रही हैं। और कांग्रेस, आम आदमी और बीजेपी में है जो तिकोणीय मुकाबला है जी। आप एक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के से हटकर आपकी एक छवि किसान नेता की भी है जी। तो एज ए किसान नेता जी, आपका एक संदेश नरेला की जनता के लिए? मैं यही कहूंगा जी, आप 5 तारीख को वोट दें, घर से निकलते ही सबसे पहले अपना वोट दें, और सोच समझ के वोट दें, जो आपका अगले 5 साल में काम कराए, और आपका अपना चहेता हो, आपका मनपसंद कैंडिडेट हो, उसे को आप वोट दो, और जो दिल्ली का विकास कर सके उसको आप वोट दो। तो चलिए, ये थे हमारे साथ दीप खत्री जी, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, दिनेश भारद्वाज के काफ़ी करीबी भी रहे हैं, और नरेला से किसान नेता भी रहे हैं। उन्होंने भी एक अपील की है कि 5 तारीख को अपना वोट ज़रूर कीजिए। तो हम ऐसी नरेला के तमाम क्षेत्रों में जाएंगे अभी, और वहाँ से भी जानकारी निकालेंगे कि वहाँ पे क्या माहौल है। आपका बहुत धन्यवाद।